सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया था शायद वो वादा पूरा होने जा रहा है। गरीब के लिए इंसाफ और अमीर के लिए इंसाफ में जो फ़र्क है पाकिस्तान में, वो फ़र्क शायद ख़त्म होने जा रहा है। SHO अब पढ़ा लिखा होगा, BA पास SHO होगा, उसके पास उसके थाने के अखराजात भी होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हम आम तौर पर जिक्र करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती, यानी कि मोबाइल के अंदर जो तस्वीर है, जो मैसेज है, ईमेल, वीडियो, ऑडियो, ये सब कुछ अब मुकदमात के अंदर इस्तेमाल होना शुरू होगा। अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से एक मुसविदा तैयार किया गया है जिसके अंदर एक हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान में जो इस वक्त मुकदमात हैं, अदालतों के अंदर जो चीज़ें फंसी हुई हैं, उसमें एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ सकती है। मैं आपको पहले एक छोटा सा पैकेज दिखाता हूं कि ये तब्दीलियां क्या रूनुमा होने वाली हैं। जरा पैकेज देखें, फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौजदारी क़वानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। नए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के मुताबिक SHO बनने के लिए BA की डिग्री लाजिम होगी। 9 माह में मुकदमात का फैसला करना जरूरी होगा। 9 माह में मुकदमात का फैसला ना हुआ तो मुतल्लिका जज हाई कोर्ट के सामने जवाबदेह होंगे। मुल्क भर के थानों को स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और जरूरी अखराजात के लिए सरकारी खर्चा मिलेगा। आम जराइम की सजा 5 साल से कम करके 6 माह तक कर दी जाएगी। कत्ल, ज्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में प्ली बार्गेन नहीं हो सकेगी। मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज की रिकॉर्डिंग और मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर शहादत तस्लीम किया जा सकेगा। देखना यह होगा कि नए फौजदारी क़वानीन जो मुतारिफ कराए गए हैं, इनसे अवाम को कितना फ़ायदा होगा और किस हद तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द अज जल्द निमट सकेंगे। वेलकम बैक। अब सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी? अब जिन चंद हजरात ने इसके ऊपर मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें हो जाएं तो वाकई इंसाफ मिलना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट शहाब इमाम साहब, जो इस कमेटी के मेंबर हैं, सिंध की तरफ से वाहिद मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम सुनते थे कि शायद ये कभी हो नहीं पाएगा। आपने इसके अंदर सिंध की तरफ से नुमाइंदगी की, ये कितना बड़ा प्रोसेस था, और इससे जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एग्जीक्यूट होंगी, ज़ाहिर है इसमें मेरा ख्याल है 2-3 महीने लगेंगे इसको पार्लियामेंट से अप्रूव होने में, सेनेट से अप्रूव होने में, उसके बाद फिर कानून की शक्ल इख्तियार होगी। 100 से ज़ायद तरामीम इसके अंदर नुमाया तरामीम की गई हैं। 700 तब्दीलियाँ तरामीम की गई हैं। आप बताएं, मोटी मोटी चीज़ आपने किस चीज़ों पर काम किया? देखिए, इसका जो बेसिक पर्पस था, जो बैरिस्टर डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब ज़ाहिर है इसकी कमेटी के हेड भी थे, और उनका जो है वो 95% इनपुट भी उन्हीं का ही है। अच्छा। और वो एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं और उनकी कॉम्पिटेंस पे तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, सही। तो उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं भी इसका पार्ट बनूं, और ये तकरीबन पिछले साल मार्च में ये सारी कमेटीज़ वगैरह बनी थी इसमें, और तमाम स्टेक होल्डर्स को और तमाम बार एसोसिएशंस को और इस पे ऑन बोर्ड किया गया था, और इनपुट उनसे मांगा गया था। कहीं से आया और कहीं से नहीं आया। तो इसमें बेसिक कहीं से आया, कहीं से नहीं आया। जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से 2 लेटर्स लिखने के बावजूद कोई इनपुट नहीं आया। अच्छा। तो बहरहाल जो लीडिंग जितने भी इसमें लॉयर्स थे और काउंसिल्स थे, उन सब का इनपुट लिया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स का लिया गया। पुलिस से बहुत सारी मीटिंग्स हुई पुलिस ऑफिसर्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर्स के साथ, चूँकि वो भी पब्लिक ऑफेंसेस को वो देखते हैं, रेगुलेटरी जो ऑफेंसेस जिनको हम कहते हैं, और रिटायर्ड जजों से इसके इनपुट लिया गया। तो और फिर देखा गया कि पड़ोस में जो कानून राइज है वहाँ पे किस तरह से, चूँकि ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898 का, सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का। तो 150-200 साल के बाद पहली दफ़ा ये तरामीम की गई है और इसको सजेस्ट किया है। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जो जस्टिस है वो डिनाई ना हो,
चूँकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और होता ये है कि चीज़ें फंसी रहती हैं और हमारी अदालती निज़ाम जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो चोक हो गया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ केसेस। और फिर पुलिस की जो आपको पता है कि जो थाना कल्चर है वहाँ पे जो छित्रोल और लित्रोल और इस तरह की जो आप जाएं तो लगता नहीं है कि वो अजीब खत्म हो जाएगा क्या। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 100 नुमाया तब्दीलियाँ नहीं हुई बल्कि 700 के करीब तरमीम आपने तजवीज़ की हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर की हैं, ज़ाब्ता फौजदारी में की हैं, कानून शहादत में की है 700। अभी आप कह रहे हैं कि SHO से मुतालिक इसके अंदर आपने तजवीज़ की है कि BA पास होगा, उसको सैलरी उस तरह की मिलेगी, उसकी स्टेशनरी का इंतज़ाम किया जाएगा, उसको पेट्रोल मिलेगा, उसके थाने के सारे अखराजात SHO को मिलेंगे। अगर ये मिलना शुरू हो जाए तो वो तो करप्शन की तरफ जाएगा भी नहीं। वो चित्रोल की जो आप बात कर रहे हैं वो तो देखिए, मैं खुद सिविल सर्वेंट रहा हूँ और बहुत अर्ली एज में मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी, और जिस वक्त ज्वाइन की थी उस वक्त जो सैलरी थी हमारी वो थी 3,300। 3,300, ये क्या बहुत पुरानी बात जी, ये 1995 की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो 90% ऑफिसर्स जो हैं, जो सिविल सर्विस में आते हैं या जो सरकारी जॉब में आते हैं, उनकी सैलरी कम होती है। नहीं, से इस बात को मानना चाहिए, मगर हालात से मजबूर हो के और वो फिर बहुत सारी लेफ्ट राइट देखने लगते हैं। जिंदा रहने के लिए आपको उनको एक खास सिस्टम ऐसा है कि वो करप्शन की तरफ आते हैं, करप्शन की तरफ आते हैं, नहीं आते, मगर ये है कि वो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर चलाते हैं। तो जिंदा रहने के लिए हाथ चलाते हैं, आप वो ये कानून देखें के खिलाफ जाते हैं। जाहिर है अगर उनकी सैलरी 50,000 रुपए है या 1 लाख कानून के खिलाफ नहीं जाते वो, आप बर वक्त किसी को रिस्पॉन्स दे देना, स्पीड भी खुश कर दे तो भी वो बहुत बड़ा एक काम होता है, पैसे बना लेते हैं। हाँ, स्पीड मनी जिसको कहते हैं, मगर मैं करप्शन नहीं कहते। नहीं, करप्शन तो ये होता है कि आप पैसे लेके एक गलत काम करें। अच्छा, अगर कोई पैसे लेके उस काम को जल्दी कर देता है, नहीं तशरीह कर रहे कि अगर कोई काम जल्दी कर दे, अच्छी सर्विस दे दे तो टिप कहलाएगा वो। टिप है। अच्छा। जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, CNIC बनवाने जाते हैं, नादरा ऑफिस में 100 आदमियों की लाइन है, अगर उसने आपको उस लाइन से निकाल के जल्दी आपका फोटो खिंचवा दिया और 200 रुपए ले लिए, तो ये हमारे पुलिस वाले, हमारे FBR वाले, हमारे कस्टम वाले, हमारे और सरकारी ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो जल्दी जो सर्विस करते हैं। 80% इसी तरह का है कल्चर। 20% जो है गलत काम करके पैसे बनाते हैं। वो फिर अब वो छोटा 16, 17, 18 ग्रेड का अफसर नहीं होता, वो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ, उसमें फिर वो मिनिस्टर भी ऑन बोर्ड होता है। और वो एक अलग में सब्जेक्ट से हटके नई तशरीह कर दी है कि करप्शन और ये जो स्पीडी सर्विस है उसके इनामात, उसके तहाइफ। देखिए, मैं तो हैंड्स ऑन जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया इर्द गिर्द में, उस पर बात कर रहा हूँ। अगर उनके पैसे बढ़ा दिए जाएं तो शायद इस साइड पर ना जाएं, उनकी सैलरी मार्केट के साथ। आज वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की 900 बड़ी कंपनियों ने यह वादा किया है कि चूंकि महंगाई हुई है तो वो अपने मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, तो सरकार भी तो तनख्वाहों में इजाफा करे ना। देखिए, आइलैंड जो आइलैंड है आपके पास, हमारे पास कुछ आइलैंड्स हैं, सक्सेसफुल आइलैंड्स, जिसको हम शोकेस कर सकते हैं। आपका मोटरवे पुलिस है, आपका ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है, आपका FIA है, और आपका ये नादरा है, जहाँ पे सैलरी पैकेज डिफरेंट है, अच्छे बेहतर है। KPT है, पोर्ट कासिम है। तो इस तरह की चीज़ों में, जगहों से हमें कंप्लेंट्स कम आती हैं। अगर आप इनको एक डिसेंट लिविंग वाली सैलरी दें और नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो और टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, नहीं तो बेसिक बात है बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए शाहब इमाम साहब, ये इसमें आपने तजवीज़ की है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स, मैसेजेस, फैक्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्लिप्स, ये अदालतों में जो इससे पहले तस्लीम नहीं किए जाते थे शहादती तौर पर, अब वो ये तस्लीम किए जाएंगे, शहादत के का पार्ट बन गए हैं। और इसमें इवन वीडियो लिंक से होता ये है कि उर्दू में जो भी मुद्दई होता है या जो विटनेस होता है वो उर्दू में अपना बयान देता है, फिर वो जज साहब अपने रीडर को से उसको कहते हैं कि इसको ट्रांसलेट करो। अब ऐसा नहीं होगा, जो भी बयान होगा उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होगा और उसकी विद इन 24 आवर्स जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी।
किसी भी जबान में वो बयान दे, जिस बयान कोई भी अपनी जबान, रीजनल लैंग्वेज है, पाकिस्तान की लैंग्वेज है, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, बलोची, और उसको फिर वो ट्रांसक्रिप्ट को करने के बाद उसको दिखाया जाएगा कि जी ये आपने कहा, ये हमने लिखा, और फिर वो साइन करेगा विद इन 24 आवर्स। अच्छा, अब एक और चालान के लिए भी 45 दिन का टाइम रखा है, चालान का 45 का रखा है, और ट्रायल का 9 महीने रखा है। वो अगर चालान पेश नहीं होगा 45 दिन में तो फिर क्या होगा? तो उसके खिलाफ एक्शन होगा उस ऑफिसर के, जो आईओ के खिलाफ, जो 45 डेज में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो तारीख पे तारीख लेते हैं वो कहानी खत्म हो जाएगी, और उससे पूछा जाएगा, अगर उसके पास कोई जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन है तो फिर उसको मजीद टाइम दिया जाएगा। इसी तरह जो 9 महीने का टाइम है, हाई कोर्ट में उस जज को, ट्रायल जज को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि आपने क्यों डिले किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 9 माह के अंदर मुकदमे का फैसला आना चाहिए, और नहीं आता, और उसकी कोई टेंजिबल, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो वो फिर मज़ीद टाइम की भी एक्सटेंशन है, क्योंकि आप किसी कानून को, चीज़ों को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बंद नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड वंस कंट्रोल होती हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो उसमें ये भी रखा है, क्योंकि हमने इसको बनाया, एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, हमने इसको जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया। हालात के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। अच्छा, और सजाएं कम कर दी हैं। आम जराइम में जो सजाएं हैं वो 5 साल से कम करके 6 माह कर दी गई, तो ये क्यों? देखें, उसकी ज़्यादा सज़ाओं की वजह से और ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं आता अभी तक हमारे जो क्रिमिनल सोशल सिस्टम में इसको फैसिलिटेट किया गया है। अच्छा, या कि जो है हमने सज़ा देते हैं लोगों को बेहतर करने के लिए। सज़ा इसलिए नहीं दी जाती कि वो मज़ीद हार्डन क्रिमिनल बन जाए, तो वो उनकी रिहैबिलिटेशन करनी है और उनको एक बोनाफाइड, एक बेहतर सिटीज़न बनाने के लिए है। इसी वजह से वो जो प्री बार्गेन का जो शेख ऐड हुई है, वो जो हीनियस क्राइम्स हैं उनमें नहीं है, और वो क्राइम जो कि बच्चों पे है, बूढ़ों पर है और ख़वातीन पे है, उसमें भी प्री बार्गेन नहीं है। क्या मतलब अब नैब वाला जो प्री बार्गेन वाला सीन है वो आम अदालतों में भी होगा जहाँ पे वो कंपलसेट कर सकेगा। जैसे किसी की प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है या किसी को कोई चीज़ उसको तोड़ दी, मगर अगर वो उसने कोई फिजिकल एब्यूज़ किसी खातून, बच्चे को या बूढ़ों को किया, उसमें प्री बार्गेन नहीं है। अगर वो कत्ल में और इस तरह की जो है वो हीनियस क्राइम्स जो होते हैं, टेररिज्म के क्राइम्स हैं, उसमें अगर कोई इन्वॉल्व है तो वहाँ प्री बार्गेन नहीं है। तो बहुत बैलेंस करके जो आपकी सिविलाइज वर्ल्ड को, ये हम जब नैब को कभी कभार डिस्कस करते हैं कि आप अरबों रुपए की करप्शन करें और करोड़ों रुपए दे के निकल जाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कस्टम्स में, मैं आपको बताऊं, कस्टम्स में इतने पैसे बना लिए, इतने 25% देंगे, जान नहीं, ऐसा नहीं होता। वो प्री बार्गेन 25 पे नहीं होती, प्री बार्गेन फुल अमाउंट पर होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं ना, उसमें आपको सज़ा से ज़्यादा पैसे की रिकवरी, जैसे कस्टम्स है या इनकम टैक्स है, जो एवेडेड मनी होता है, अगर हम वो वापस ले लें, आपका काम होता है जो माली नुकसान हुआ उसको रिकवर करना, और वो सब्सिक्वेंट है जेल उसको भेजना। अगर वो पैसे दे देता है और जुर्माने के साथ, और उसको सज़ा मिल गई है, ज़ाहिर है वो जब तक वो प्री बार्गेन वाली पोजीशन पर आता है तो वो जेल में भी 7-8 महीने वो गुजार चुका हो। आपने इसके अंदर एक और डाल दिया है कि जो हमारे यहाँ घरों के अंदर तशद्दुद का मामला तो आम रहता है, ख़वातीन अपने शौहरों से पिटती रहती हैं, और ये रिवायत है और कल्चर का हिस्सा है बीवी को मारना, उस पर तशद्दुद करना। ये आपने इस कानून के अंदर तजवीज़ दिया है कि 3 साल कैद होगी शौहर को अगर वो अपनी बीवी पे हाथ उठाएगा। ये तो फिर कम सज़ा है। अगर आप वहाँ देखें यूरोप में और वेस्ट में, अमेरिका में, तो वो ना सिर्फ 6 साल 7 साल अंदर रहता है, बल्कि तमाम एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसको। और ये तो हमारा कल्चर का मामला है ना, हम तो हमारे यहाँ तो हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। जिस जगह से हम इस्लामी कल्चर की बात नहीं कर रहा, मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूँ जो हमारे वडेराना, जागीरदाना एक अच्छा सिस्टम है जिसमें खवातीन के साथ तो बर्ताव बहुत बुरा है। हाँ, मगर वो रिपोर्ट कैसे करेंगी? अब तो देखें, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, अब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। पड़ोसी मूवी बना के भेज देता है, घर की खातू वो जो मेड होती है वो बना के भेज देती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। अच्छा, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, हमने अपने घरों में इस तरह का माहौल नहीं देखा।
और जहाँ पर है तो उसको रुकना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी ले चलूंगा। मंशियात फरोशों को जो सजाए मौत मिला करती थी, आपने तजवीज़ किया है कि अब इनको सजाए मौत नहीं मिलेगी, उम्र कैद मिलेगी। देखिए, मार देना जान से जो कैपिटल पनिशमेंट जो होती है, बहुत जो सिविलाइज वर्ल्ड है और इवन हमारे उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उम्र कैद जो है वो ज़्यादा 28 साल अगर वो रहेगा तो असल कैद तो ये कि जिंदा भी रहे और वो सफ़र भी करे। मार देने से के तो बहुत सारे ममालिक के अंदर, इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पर वो ये है कि अगर मनशियात बरामद हुई तो गया सजाए मौत। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हुए कर रहे हैं, ये वाला तजवीज़ कर रहे हैं। जो हमारे इस्लामिक सज़ाएँ हैं ना, उसमें मंशियात का तो उस वक्त ये जो नारकोटिक्स वगैरह तो नहीं थी, शराब होती थी और शराब पे लगते थे 100 दुर्रे और 100 दुर्रे सजाए मौत नहीं थी, दुर्रे लगते थे। अच्छा, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ मोटी सी चीज़। सोच रहे थे, हमारे सामने बात आई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सारी जो मीडिया में अब तक रिपोर्ट हुई वो था कि 100 के करीब तरमीम जो हैं वो नुमाया तरमीम की गई हैं। आपने कहा 700 की गई हैं। अच्छा, इससे ये फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंसाफ अमीर और गरीब के लिए जो हमारे यहाँ है कि अमीर इंसाफ खरीद लेता है और गरीब पिटता रहता है और तारीख पे तारीख होती रहती है, इस मुसवदे की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट से ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। देखिए, फ़र्क तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, मगर कुछ चीज़ें जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे मामला है, अमीर अमीर है भाई, अमीर अमीर है। एक और अहम सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जमात इस्लामी ने एक बहुत धरना दिया, और वो धरना था कि जो मकामी हुकूमत है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो नाजिम का मेयर का सिस्टम है, उसके पास इख्तियारात वापस दिए जाएँ। सिंध गवर्नमेंट ने वो इख्तियारात एक तरमीमी एक्ट के तहत ले लिए थे। धरना कामयाब हुआ। हमने नासिर हुसैन शाह साहब को देखा, वो तशरीफ़ लाए, 28वें 29वें दिन तशरीफ़ लाए और उनका एक मुआहिदा तय हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब ने क्या फरमाया, ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा और बाकी पार्टियों का इसमें रोल क्या है। नासिर हुसैन शाह साहब की बात सुन। नशिस्तों में तफसीली मुज़ाकरात के बाद दोनों जानिब से दर्ज झेल उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। मुंतखब मेयर या चेयरमैन कमीशन के मेंबर होंगे। सेहत से मुतालिक सहूलियात, इख्तियारात और इदारे वो दोबारा बल्दियाती इदारों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और वो एंट्रीज बहाल कर दी जाएंगी। तालीम से मुतालिक सहूलियात और इख्तियारात और इदारे वापस बल्दियाती इदारों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। मेयर कराची वाटर बोर्ड और सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सिंध हुकूमत 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में सूबाई असम्बली में तरामीम के ज़रिए रूबा अमल लाएगी। अब वो मुजाहरे चल रहे हैं, आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 3 तलवार पे मुजाहरा जारी है। आपने देखा था चंद रोज़ पहले सीएम हाउस के बाहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलूस गया, वहाँ पे आंसू गैस चला, लाठीचार्ज हुई, उनमें एक कारकुन भी उनका शहीद हो गया। अभी उनका एहतजाज जारी है और वो मुतमईन नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सारे जो मुआहिदा हुआ है, जो तय हुआ है उससे। और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के अरशद वोरा साहब जो नायब नाजिम रह चुके हैं कराची के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी ने धरना ख़त्म कर दिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का धरना हो रहा है, कल पीएसपी धरना देने जा रही है। अरशद वोरा साहब, आप मुतमईन नहीं हैं जो जमात इस्लामी ने धरना दिया और सिंध हुकूमत ने उनकी बात तस्लीम कर ली, वो धरना ख़त्म हो गया। आप धरना कल बड़ी अहम जगह पे आपका कल धरना होने जा रहा है, आप क्या चाहते हैं? मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी, आप क्या चाहते हैं, क्या और होना चाहिए मेयर के इख्तियारात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखें, अभी मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ जमात इस्लामी के और उनके कारकुनों ने जो एफर्ट्स की, और उन एफर्ट्स के तहत जो एक्चुअल पिछले 3-4 सालों से चल रहा था कि बल्दियाती एक्ट जो 2013 का है वही एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसमें बहुत सारे उसमें भी लकूनास थे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ये मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे में जो चीज़ें तय हुई हैं वो तो 23 तारीख को जब नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान हाउस
थे, ये बातें तो वो उस वक्त भी एग्री कर गए थे। अच्छा, बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अच्छा। ये 2013 में जो है वो अस्पताल जो है, मेडिकल सर्विसेज और जो स्कूल्स है, एजुकेशन, ये ले लिए गए थे, वापस दे दिए गए। सिर्फ इन एडिशन क्या हुआ कि जो है मेयर को वाटर बोर्ड का सरबराह बना दिया जाएगा। इशू ये नहीं है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस इशू को जिस तरीके से रिजॉल्व किया जाए वो परमानेंट सोल्यूशन हो, कोई ये टेम्पररी सोल्यूशन ना हो, और ये कराची से लेके कश्मीर तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और ये एक ऐसा मिसाली कानून बने जो कि पूरे पाकिस्तान में फिर लागू हो। देखिए, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि इसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पिछले 13 सालों से एग्जिस्ट करता है। 18वीं तरमीम के बाद जब NFC अवार्ड के जरिए 54% प्रोविंसेस को जब मिलता है, उसमें से 27% जो हिस्सा सिंध को मिलता है वो तकरीबन 1000 या 1100 अरब रुपए है, और सिंध की अपनी इनकम जो है वो 200-250 अरब रुपए है। ये 1200-1300 अरब रुपए मिलके प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। वो जमात इस्लामी ने नहीं करवाया डिपार्टमेंट से। एक जो देखें, यही तो मेन चीज है ना, जब आप फंड्स जो है पार्क हो जाएंगे CM हाउस में आके, एक शख्स के पास पूरे आपके सूबे के फंड्स पार्क हो जाएंगे, जब निचली सतह तक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी जिसमें उसने अपने ऑफिस को चलाना होता था, अब वही पैसे उसी पुरानी तनख्वाह पे वो रहेगा, तो वो अपने इलाके को, जब इलाके से इलेक्ट होता है यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपने इलाके की सीवरेज लाइन का, अपने इलाके के कचरे का, अपने इलाके की बिजली के खंबे का, A to Z, ताकि वो अप्रोचेबल होता है। शुरू करते हैं। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब लिया है, लेकिन इस न्यूज़ ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कि क्या ये जमात इस्लामी ने जो फैसला किया इस पे सारी जमातें मुतमईन हैं नहीं हैं, इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब ये धरनों का सिलसिला, एक धरना ख़त्म हुआ है, जमात इस्लामी ने सिंध की हुकूमत के साथ मुआहदा कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें जमात इस्लामी समझती है जो हमारी डिमांड्स थी वो पूरी हो गई हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट PSP नहीं मानने को तैयार, और इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जलसा कराची में हो रहा है। PSP कल जलसा करने के लिए जा रही है। साबिक मेयर इस वक्त मुझसे बात कर रहे थे, अरशद वोरा साहब। अरशद वोरा साहब, मोटे मोटे मुतालबात क्या हैं? क्या पीपल्स पार्टी को और क्या बात माननी पड़ेगी कि आप अपना धरना, अपना मुजाहरा नहीं करेंगे? देखें, आप समझे प्लीज थोड़ा सा, ये इशू नहीं है कि ये 4 में 1 में दे दिए और 2 में 1 में ले लिए। सबसे बेसिक चीज ये है जो अभी इन्होंने चेंजेस किए हैं उस अमेंडमेंट में, आर्टिकल 7 जो आपको डिफाइन कर रहा है, उसमें 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज हटा के इलेक्शन कमीशन किया है। तो क्या ये आईन पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्ट कर रहा है, वहां आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, विच मीन्स कि आपकी आगे जाके क्या आपने कोई नया इलेक्शन कमीशन प्रोविंस का अलग से बना देना है जिसका कोई कंट्रोल नहीं होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। उसके बाद फिर जो है आर्टिकल 222 जो है डिलिमिटेशंस में, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको अभी PFC अवार्ड का बताया कि PFC अवार्ड के तरीक़ाकार के लिए आपको एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को बना के, कमीशन बना के, उसकी एक फॉर्मुलेशन तय हो कि किस तरीके से फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो नीचे तक ट्रिकल डाउन करे, और उसके बाद तमाम महकमे, यानी कि अभी पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ सहना है, अभी एहतजाज जो और होने। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं, मैं पहले सेगमेंट में बात कर रहा था शाह इमाम साहब से जो लॉ रिफॉर्म्स हो रही हैं उसके हवाले से, लेकिन चूंकि EDO हेल्थ रह चुके हैं और एक पूरा सिस्टम आपने SLGO के तहत चलाया था, ये जो जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PSP डिमांड कर रहे हैं, जो मुशर्रफ साहब का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उससे कितना करीब है जो ये विक्ट्री जमात इस्लामी ने हासिल की है? देखिए, जमात इस्लामी तो फेस सेविंग अपनी कर रही है, 29 डेज और बैठने के बाद भी कुछ लेके नहीं गई। क्यों? उन्होंने तो एम्प्टी प्रोमिसेस हैं, और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पिछले 35 साल से कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं और कोई भी एग्जीक्यूट पीपल्स पार्टी ने तो आज तक नहीं किया। लिखे हुए एग्रीमेंट्स पे भी इन्होंने, नेमतुल्लाह साहब के दौर के अंदर जो पावर्स थी मेयर के पास, जमात इस्लामी ने वो पावर्स हासिल की हैं इस धरने में कि नहीं? नहीं की। नहीं की। कैसे?
देखें वो उसमें एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, पैसे SLGO में डायरेक्ट फेडरेशन से आते थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अगर ये प्रोविंशियल फाइनेंशियल उसका वो बात करते हैं कि अथॉरिटी हो, तो वो उसमें पेमेंट जो है वो NFC से डायरेक्ट PNFC में आने चाहिए। जो वोरा साहब कह रहे हैं, वोरा साहब तो कह रहे हैं कि वो बने और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पहले पैसे आए फेडरेशन से और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको पैसे दे। नहीं, आप कह रहे हैं डायरेक्ट आए, डायरेक्ट आ जाए। अच्छा। जो भी इनके पैसे हैं, ये डिमांड होनी चाहिए, जो पैसे हैं वो डायरेक्टली आ जाए। जब तक आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी बल्दियाती इदारों में, उस वक्त तक ये डिपेंडेंट रहेंगे और वो पैसे रोक देंगे। आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, आपके फ्यूल के पैसे नहीं होंगे, आपके पास जो है कचरा उठाने की गाड़ियों के पैसे नहीं होंगे। तो SLGO से तो बहुत फ़र्क है, ये जो बहुत फ़र्क है 2013 का बनाया। सैयद अब्दुल रशीद साहब जो रुकन सिंध असम्बली हैं, इस पूरे जो जमात धरना था उसके पायनियर हैं, बहुत बात करते रहे, अभी मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, ये जो आपने बात सुनी शाहब इमाम साहब की और आपने अरशद वोरा साहब की भी शायद बात सुनी हो कि आपने जो हासिल करना था, जो नेमतुल्लाह साहब के पास जो पावर थे, वो पावर्स आपके पास अब मेयर वाले पावर्स अब आपके पास नहीं है जो नेमतुल्लाह खान साहब के वक्त थे। क्या कहेंगे अब्दुल रशीद साहब? मेरा ख्याल है उनको आवाज़ नहीं जा रही। ये सवाल मैं रेहान हाशमी साहब से कर लेता हूँ, मेयर रहे हैं, MNA भी रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। रेहान हाशमी साहब, क्या अचीव किया है जमात इस्लामी ने और आप लोग जो धरना दे रहे हैं, आप जो एहतजाज कर रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज के अंदर खासतौर पर आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है रेहान हाशमी साहब, आवाज़ मैं टेक्निकल टीम से कहता हूँ कि आपके अब्दुल रशीद साहब, मैंने सवाल किया था, लाइन आपसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। जो आपने हासिल किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से आपने मुआहदे के तहत हासिल किया, ये वही इख्तियारात हैं जो नेमतुल्लाह खान साहब के पास थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जद्दोजहद जो है वो नतीजा खेज हुई है जी। और हमने जो 2013 के अंदर जो तरामीम की गई थी, जो MKM और पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ कानून था, आज उसके अंदर तरमीम का फैसला किया गया है और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का चेयरमैन जो है वो अब मेयर कराची होगा। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसका कराची चैप्टर है, इख्तियारात मेयर को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ऑक्ट्राइज जिला टैक्स जो है वो 1999 में जो मौजूद था, जो पीपल्स पार्टी ने बाद में 27% कर दिया था, पहले 76% था, और इस मुआहदे के तहत इनको 1999 वाला ऑक्ट्राइज जिला टैक्स जो है वो देना है। इसी तरह हमने जो है वो PFC वाले जो मामलात थे, जो जी अब्दुल रशीद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब्दुल रशीद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, रेहान हाशमी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त मुजाहरा कर रही है कराची में, 3 तलवार के पास खवातीन उनकी मुजाहरा करें, उस तरफ भी चलते हैं, धरना किस तरह का हो रहा है, मुजाहरा कैसा हो रहा है। लेकिन आप बताइएगा पंच लाइन्स क्या है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या चाहती है सिंध गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साल से पूरा पाकिस्तान सुनता आ रहा है MKM का एक बयानिया कि बे इख्तियार मेयर के पास इख्तियार नहीं, बल्दियाती इदारों का इख्तियार बल्दियात के पास होना चाहिए। ये वो बयानिया है जो MKM साल से कहती हुई आ रही है और आज तमाम पार्टी जो मुख्तलिफ फोरम पर मुख्तलिफ तरीके से जो दोहरा रही है, एहतजाज कर रही है, अपने रेजोल्यूशन का इज़हार कर रही है, वो MKM का बयानिया ही कह रही है, लफ्ज ब लफ्ज वो तमाम चीजें जो MKM कहती रही। चले, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। और नेशनल TV पे बैठे आदमी को खास तौर पर अगर वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का नुमाइंदा है, रिकॉर्ड की बात करनी चाहिए। अभी मेरे भाई ने कहा कि 2013 का कानून, तो मैं रिकॉर्ड पर लेकर आ रहा हूँ कि 2013 का वो कानून जब इसको पास किया गया तो वाहिद जमात MKM है। MKM के अलावा हमारे कोलिशन पार्टनर्स ने भी, हमारा उस वक्त अभी के जो कोलिशन पार्टनर है उस वक्त हमारे कोलिशन पार्टनर नहीं थे, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मां सिवाय MKM पाकिस्तान के एहतजाज किया, MKM ने भरपूर एहतजाज किया, वॉकआउट किया, असेंबली के बाहर तकारीर की। 2013 का कानून तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2021 का कानून में तो बुनियादी तौर पर कानून में तरामीम है और अथॉरिटीज ले रहे हैं, आप लेकर देते कुछ
कुछ अथॉरिटीज दे दें, ऑथराइज कर दें। रेहान हाशमी साहब, आपकी अब तक डिमांड क्या है? आपकी मुझे 2-3 डिमांड बताइए आपकी क्या है। जमात इस्लामी ने विन कर लिया है मैदान, आपके पास अब आप क्या मुतालबात हैं आपके पास? बिल्कुल क्लियर करेंगे, वो तो बेवकूफ बनाए। ये वो मुतालबात कि जो के 2013 के कानून में तरामीम को पीछे कर लिया। भाई 2001 का कानून जो कि मुशर्रफ साहब ने लेकर आए थे। रेहान हाशमी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ सिंपल, छोड़े कानून को, आप बताएं आपके 3 बड़े मुतालबात क्या हैं? फाइनेंस कमीशन, अच्छा ठीक है, ऑटोनॉमी, जी, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करना, सॉलिड वेस्ट को खत्म करना, निचली सतह तक इख्तियार लाना, आर्टिकल 140 का इतलाक करना, आर्टिकल 7 की पासदारी करना, को खत्म करके 2001 के कानून को रिफॉर्म करना। अच्छा चले, मैं अब्दुल रशीद साहब से उनका वर्जन ले लेता हूं, उनकी आवाज उस वक्त मुनक़ता हो गई थी। आप अपनी बात भी पूरी कर लें। और ये जो इस वक्त आवाज उठ रही है, MQM, PSP और PTI ये बात कर रहे हैं कि जमात इस्लामी ने वो मुकम्मल तौर पर जो मुतालबात थे उस पर मुआहिदा नहीं किया। अब्दुल रशीद साहब देखिए, पहली चीज तो मेरा तजर्बा नहीं है, वो वक्त के साथ ही चीजें आएंगी। तो मसला इस वक्त ये है कि जी जो ये लोग इस वक्त जमात इस्लामी के इस मुआहदे से मुतमईन नहीं है, तो इनके लिए तो एक इनसे पूरे कराची के लोग ही मुतमईन नहीं है। ये इक़्तिदार में रहे, इनके पास मेयरशिप रही, इन्होंने कानून बनाए, उसमें तरामीम की, लेकिन डिलीवर करने में नाकाम रहे। इस वक्त जमात इस्लामी ने कराची का मुकदमा लड़ा है और बहुत बड़ी पेशरफ्त है। यानी फाइनेंशियल इख्तियारात को भी लिया है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से, और आइन में जो इन्होंने शब-खून मारा था तरामीम करके, फाइनेंशियल इख्तियारात आपने ले लिए हैं, ये इस पे मुआहदे के अंदर है आपके पास? फाइनेंशियल इख्तियारात दिए ना, यानी कौन सी बात इनकी समझ नहीं आ रही है। यानी ऑक्ट्राइज जिला टैक्स कहाँ था? इनको मिला था वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे? नहीं मिला था। आज ये मुआहिदा हो गया कि वो मिलेगा। अवार्ड जो है वो काम मिल रहा था, 2014 से मुअत्तल PFC अवार्ड वो बहाल हो गया है, और ये तय कर दिया गया है कि इंतखाब के 1 महीने के अंदर अंदर इसकी जो है अवार्ड का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के अंदर मेयर का रोल, ये ठीक है कि हम अपने स्टैंड के ऊपर मौजूद हैं, हम ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये अथॉरिटीज जो है वो मुंतकिल हो जानी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का शहर कराची के अंदर था, और हमने इसके ऊपर मुकदमा लड़ा और इसके अंदर हमने जीत कर दिखाया है लोगों को कि ये वाटर एंड सेवरेज का मेयर कराची होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जमात इस्लामी की जीत नहीं है, ये तो कराची के लोगों की जीत है, और कराची के अंदर अब इंतखाबात होंगे तो खुद ही सामने आ जाएगा। अभी तो ये तय नहीं है ना कि मेयर किसका बनना है। बिल्कुल सही है। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, आप एक लम्हे रुकिएगा, एक लम्हे रुकिएगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, माहिर कानून हैं। इन्होंने 2 सवाल उठाए, चूंकि ADO हेल्थ रहे हैं और जो मुशर्रफ साहब का SLGO वाला कानून था, नेमतुल्लाह साहब जिसकी वजह से मेयर थे और जो पावर वो इस्तेमाल करते थे। मैं एक सिंपल सवाल शाह साहब आपसे करना चाहता हूँ। हमने 3 सियासी जमातों के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी। ये जो अभी मुआहिदा हुआ है जमात इस्लामी का, इस मुआहिदे के रूह से मेयर के पास क्या इतने पावर्स हैं, होंगे जो जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान साहब के पास थे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्यों? देखें, जो स्पिरिट है ना बल्दियाती इदारों की, वो लैक करती है। ये इन्होंने 2013 में जो एक्ट बनाया लोकल गवर्नमेंट का, वो डेवोल्यूशन का नहीं है, इख्तियारात की मुंतकली निचले दर्जे तक का नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, तो बल्दियाती इदारे का जो कोर फंक्शन है वो म्युनिसिपल सर्विसेज कहा जाता था ना KMC को पहले, वो आपने ले लिया। आपने डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन का इख्तियार वो ले लिया। वाटर का जो है, वाटर और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान, वो आपने ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, देखें ये मेयर जो है ना सिर्फ शो पीस होगा, जैसे कि वसीम अख्तर साहब थे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, वसीम अख्तर साहब शो पीस थे। मेरा सवाल सिंपल सा है, नेमतुल्लाह खान साहब के पास जो पावर थी वो जमात इस्लामी के इस मुआहिदे के बाद मेयर के पास होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि SLGO में 14 महकमों का इख्तियार उसके पास, मेयर के पास था। मेयर के पास अब यहाँ नहीं है। अभी तो 2 महकमे नहीं है उसके पास। आप बता देंगे किस चीज़ पे उसको इख्तियार है? क्या उसको एजुकेशन पे इख्तियार है? क्या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो कि बना ही KMC के पैसों से है, उस तक को तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ कर दिया। फिर गंगाराम तो वापस ले लिया ना,
नहीं, अभी कहाँ लिया? ये मुआहिदे के अंदर शामिल है ना, हेल्थ और एजुकेशन। तो देखें इम्प्लीमेंट होगा तो फिर बात होगी ना। अच्छा, तो जाहिर है उन्होंने जो धरना दिया था उसमें कामयाबी तो है, उन्होंने हेल्थ ले लिया, एजुकेशन ले लिया, वाटर बोर्ड को मेयर के अंडर लेकर आ गए। ये 5-6 तो बड़ी चीजें हैं जिसके अंदर वो चेयरमैन बोर्ड का बनना वो बात नहीं होती, जो तमाम अफसरान को रिपोर्ट करना वो है, उसकी अंडर में होना जरूरी है। हाँ, आप एक देखें, बोर्ड का चेयरमैन होना तो एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है। वो जो एमडी वाटर बोर्ड है, ही शुड बी रिपोर्टिंग टू मेयर एडमिनिस्ट्रेटिवली। चलें, अब इसका मतलब ये है कि अभी पीएसपी की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये जंग जारी है। जमात इस्लामी ने यहाँ तक हासिल किया, इसके आगे अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, अरशद वोरा साहब, सैयद अब्दुल रशीद साहब। अब एक और मामला है, बल्दियाती ही मामला है। बल्दियाती मामला क्या है? पंजाब के अंदर जो इंतखाबात का मामला है, लोकल गवर्नमेंट का मामला है, उससे मुतालिक लंबी मीटिंगें हो रही हैं। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ खावर अब्बास साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खावर, ये मीटिंगें हो क्या रही हैं? बोजदार साहब क्या करना चाह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के मामला में? सिंध के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, पंजाब में क्या सिमत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए फैसल साहब, सबसे पहली चीज़ तो जो है बल्दियाती इंतखाबात के नफाज के लिए जरूरी है कि जो पंजाब हुकूमत नया अपना बिल लाई है, तरमीमी बिल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसे पास करवाया जाए। वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाए हैं पहले ये, क्योंकि उससे इत्तेहादी जो है वो मुत्तफिक नहीं थे, फिर इत्तेहादियों को मनाया गया। उसके बाद जो है इसको इत्तेहादियों को मनाने के बाद और अपना जो ऑर्डिनेंस है उसके जरिए उसे लागू किया गया है। तो अब जो है जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनको बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके बाद अब एक कमेटी बनाई गई है पंजाब असम्बली की, जहाँ पे अब अपोजिशन को भी इत्तेहादियों के साथ बिठाया गया है कि किसी तरीके से इस बिल पर मुत्तफिक किया जा सके। उसके बाद तहरीक इंसाफ की से धड़ाधड़ जो है वो तैयारियां चल रही हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज भी जो फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब के साथ भी। अच्छा, खावर अब्बास से राब्ता मुनक़ता हो गया। हेलो खावर, आपको आवाज़ आ रही है? खावर अब्बास सर, आप तो चलें। अब मामला ये है कि ये रास्ता क्या रुख इख्तियार करेगा पंजाब में? अब कहा जा रहा है, इमरान खान साहब कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हम एक ऐसा सिस्टम बना के लाएंगे कि आवाम के मसाइल उनके दरवाजे पर हल होंगे। कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में सिंध के अंदर आपने मंजरनामा देख लिया है, बेचैनी है, लोगों को इख्तियारात मिलने वाला मामला ही नहीं है। इमरान खान साहब अपनी जो तकारीर के अंदर फरमाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही बैकबोन है, आम आदमी को वहाँ तक इख्तियारात मिलेंगे। आपको मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है? हम लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के करीब हैं पंजाब में, और वो एक ऐसा सूदबंद सिनेरियो हो सकता है जिससे आवाम के मसाइल हल हों? देखा जी, असूली तौर पर जब बल्दियाती सिस्टम जो है उसको हमारी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने भी, वफाकी हुकूमत ने भी हमेशा मुतनाज़ा रखा है। हाँ। अब तकरीबन 3 से ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक ये बल्दियाती इंतखाबात के कवानीन ही तैयार नहीं हो जा रहे। पंजाब में अभी बल्दियाती इंतखाब के जो कवानीन बनने हैं कुछ सूबाई असम्बली पंजाब से, वो जब तक वो कवानीन नहीं बन जाते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात किस तरह से करवाएगा? अभी तो सिस्टम ही नहीं तैयार हुआ, आए दिन जो है उसमें तब्दीली आई जा रही है। इसी तरह हमें बड़ी हैरानगी हुई कि सूबा सिंध में जो पीपल पार्टी गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी ने हमेशा बल्दियाती इंतखाबात को बड़ी गहरी नजर से देखा है, तो उन्होंने भी ऐसा बिल पेश किया जो कि सिंध की तमाम सियासी जमातों ने उसको मुस्तरद कर दिया। और उसके जमात इस्लामी ने भी पुरअमन एक जमहूरी तरीका अख्तियार किया, धरना दिया, एहतजाज किया। लेकिन इसके बरस मैं जनाब आपसे गुजारिश करूं कि जो MQM पाकिस्तान ने जिस अंदाज से एक गैर अपना तहरीक लाई और एहतजाजी शक्ल तैयार कर रही, और पुलिस ने जालमाना अंदाज में पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस इस्तेमाल किया, तो बड़ा नामुमकिन सी बात, इसकी ज़रूरत क्या थी? मुझे आप ये बताएं कि तमाम हमारे वज़रा आला जो हैं, वैसे रहते तो झोपड़ियों में हैं, उनके अगर घर पे किसी ने हाथ लगा दिया तो कौन से मुकद्दस गाय पे उनकी हुर्मत आ गया? अगर तमाम आपकी जमातें अगर जाके चीफ मिनिस्टर हाउस तक पहुंच भी जाती है तो कौन सा मुराद अली शाह की जिनकी हराम हो गई? तमाम जमातें। अब उसके ऊपर हंगामा हो गया तो उनको ये एहसास ही नहीं है कि जिस अंदाज से जमात इस्लामी से तो वादा हो गया, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें, बाकी स्टेक होल्डर है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इस हंगामा राई हो रही है तो पंजाब में कई वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 145 की तहत कोई कार्रवाई न कर बैठे
अब पूरा सिंध मामला है, वफाकी हुकूमत की नजर पड़ी हुई है। यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर जो है उनकी भी निगाहें कराची के सिंध के इंतखाबात पर लगी हुई है, बल्दियाती क़वानीन के ऊपर। तो अब अगर इसी तरह से हंगामा रही तो ये मसले का हल तो नहीं है, तो प्रोलॉन्ग करने वाली बात है, उलझाने वाली बात है। ये जमात इस्लामी का धरना है और जो बातें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कर दी, अब उनके सामने एमक्यूएम आज धरना दिए हुए बैठी है, पीएसपी कल धरना देने वाली है, तो ये तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएंगी चीजें, ये तो वैसी बेचैनी रहेगी। कंवर साहब देखिए, मैंने एक आफूरी तौर पर ये बात कही है कि हमारी जमहूरी हुकूमतों को एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज करने की जरूरत क्यों पेश आती है। अगर वो गवर्नर हाउस जाए, चीफ मिनिस्टर हाउस जाए, प्रेसिडेंट हाउस जाए, पार्लियामेंट हाउस जाए, तो जाने में क्या हर्ज है, वो खड़े होकर नारे लगा के वापस आ जाएंगे। तो जब पुलिस जिस अंदाज से जालमाना अंदाज से तशद्दुद करती है, वो भी बड़ी हैरानगी होती है कि उसके ऊपर भी एक गहरा असर पड़ता है। अब सिंध गवर्नमेंट ने तो मुराद अली शाह की गवर्नमेंट को बिल्कुल उन्होंने इस अंदाज से हो गया है कि वफाकी हुकूमत तैयार बैठी है कि जाकर वहाँ हंगामा राई हो, हो, बाकायदा वहाँ जो है पहिया जाम हड़ताल हो जाए। तो अपने सिंध में तो आर्टिकल 145 नजर रखी है वफाकी हुकूमत, ऐसे हालात पैदा हो जाए हम आइन के आर्टिकल 145 के तहत वो गवर्नर राज नाफिज कर दें। इस तरह आपको पता याद। अच्छा, आपको लग रहा है कि गवर्नर राज वाला एनवायरनमेंट हो सकता है? गवर्नर साहब, आपको लग रहा है पाकिस्तान के सबसे अहम सूबे में कराची जिसका दारुल हुकूमत है, यहाँ गवर्नर राज लग सकता है? बिल्कुल जनाब, मैं आपसे जब सिंध कराची की सूरत खराब हो जाएगी तो फिर का आर्टिकल 45 की जद में है ना सूबाई हुकूमत जो है, और वफाकी हुकूमत की नजर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा गवर्नमेंट इस वक्त धरना दे रही है, मामला वही है, जमात इस्लामी धरना दे के हट चुकी है, एमक्यूएम इस वक्त 3 तलवार क्लिफ्टन पर धरना दे रही है। अमजद कायम खानी साहब जो हमारे नुमाइंदे वो इस वक्त मौजूद हैं। अमजद, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, एमक्यूएम के क्या मुतालबात हैं? जी फैसल साहब, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ 3 तलवार के मकाम पर। क्लिफ्टन का ये इलाका है, कराची का पोश इलाका है। ख़वातीन कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फरमाइएगा, जो आज का एहतजाज है उसका मकसद क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, आपको जैसे पता है कि 26 जनवरी को जो हमने एक पुरअमन रैली जो है सीएम हाउस की तरफ गई थी, हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं उनको बेदर्दी से जिस तरह मारा गया है, मेरा ख्याल है कि मकबूजा कश्मीर लग रहा था इस वक्त कि हम कहीं कश्मीर में हैं। हमारी ख़वातीन के हाथ टूटे, हमारे साथी की आग ज़ाया हो गई। अब ये जाहिर है हमें इस वक्त इतना शदीद गुस्सा है कि जो जमहूरियत का दम भरते हैं और वो जो है आमरीत से ज़्यादा बदतर सुलूक किया उन्होंने। वो किस बात का जमहूरियत की बात करते हैं बिलावल साहब, क्या बोलते हैं कि क्या कह रहे हैं जमहूरियत, जब अपना वक्त आता है तो जमहूरियत आ जाती है और जब अपनी डर होता है तो आमरीत की हरकत करते हैं। बिल्कुल, एमक्यूएम की खातून कारकुन हमारे साथ मौजूद थी, शदीद गम गुस्से का इन्होंने इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध से इनका मुतालबा ये है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो आकर माफ़ी मांगे ख़वातीन से, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लवाहिकीन से जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये धरने जारी हैं, धरने बढ़ रहे हैं, और इस प्रोग्राम में कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि हालात सिंध के ऐसे होते जा रहे हैं कि शायद गवर्नर राज लग जाए। क्या सूरत हाल बनती है? प्रोग्राम यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।